हाँ जी। हमारा एक टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले एक भाग पढ़ा था जिसमें हमने रोगों के ऊपर चर्चा की थी, जो भी डिजीज थी ना उनके ऊपर। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कुछ रोग ऐसे थे जो बैक्टीरिया से हो रहे थे, कुछ रोग ऐसे थे जो वायरस से हो रहे थे, कुछ रोग ऐसे थे जो प्रोटोजोआ से हो रहे थे, और कुछ रोग ऐसे थे जो कृमियों के द्वारा हो रहे थे। ठीक है। अब इस पार्ट में एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है प्रतिरक्षा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रतिरक्षा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्यूनिटी। ये एक नया टॉपिक आज शुरू करेंगे हम। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आज की जो इस क्लास में ये जो इम्यूनिटी वाला टॉपिक है, इसमें हम बेसिक बातें पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, क्या होता है इसमें। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रतिरक्षा की बात करें तो आप सभी को पता है कि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा एक प्रकार का सिस्टम है जो रोगों से लड़ता है। ठीक है। तो जो ये प्रतिरक्षा है ये एक शरीर के अंदर पाया जाने वाला तंत्र है जो रोगों से लड़ता है, रोगों से लड़ता है। पहला बिंदु आपको ये याद रखना, शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो रोगों से लड़ता है और हमें बचाता है रोगों से। ठीक है। वो होता है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। दूसरी बात करें, इसमें एक शब्द आता है जो ये इम्यूनिटी है, ये इम्यूनिटी एक लैटिन भाषा का एक शब्द था, लैटिन भाषा का एक शब्द था। देखिए एक बिंदु को, लैटिन भाषा में एक शब्द था इम्यून्स। इम्यून्स एक शब्द था लैटिन भाषा में। इस इम्यून शब्द से ये इम्यूनिटी बना है। ठीक है। और इस इम्यून्स का मतलब होता है स्वतंत्र करना, स्वतंत्र करना। समझ में आ रहा है आपको कि एक लैटिन भाषा में शब्द था इम्यून्स। इम्यून्स का अर्थ होता है हिंदी में स्वतंत्र करना। इस इम्यून शब्द से बना है इम्यूनिटी। ठीक है। दूसरी एक और शब्द आएगा इसमें, एक शब्द आता है इम्यूनोलॉजी। इसे हिंदी में करते हैं प्रतिरक्षी विज्ञान, प्रतिरक्षी विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। यह शब्द है, इसका मतलब क्या होता है तो देखिए इम्यूनोलॉजी में प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान सुनिए। एक शब्द है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी एक बायोलॉजी की एक शाखा है, मतलब जीव विज्ञान या बायोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षी विज्ञान। तो मैंने 3-4 बेसिक बातें बताई हैं। क्या क्या बताई कि प्रतिरक्षा जिसे आप इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं, ये इम्यूनिटी शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो हमारे शरीर के अंदर एक पाया जाता है और रोगों से लड़ता है और हमें रोगों के प्रभाव से बचाता है। ठीक है। जो ये इम्यूनिटी शब्द है, ये इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा में एक शब्द था इम्यून्स। इस इम्यून से मिलकर बनता है और इस इम्यून शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र करना, फ्री करना। फिर एक शब्द आता है इम्यूनोलॉजी जिसे आप हिंदी में प्रतिरक्षी विज्ञान कहते हो। इसका मतलब होता है कि ये एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इम्यूनिटी का अध्ययन करते हैं, इम्यून सिस्टम का अध्ययन करते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान इसे कहते हैं। ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर एक शब्द आएगा कि जो ये इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो वो है एमिल वॉन बेरिंग। एमिल वॉन बेरिंग, इनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मैं यहां लिख लेता हूं, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, एमिल वॉन बेरिंग को। तो ये बेसिक तो बातें हैं जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो प्रतिरक्षा है ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या इनके अन्य नाम भी होते हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है।
तो देखिए, जो ये प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी है, ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है सहज प्रतिरक्षा और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। जो सहज प्रतिरक्षा है इसे आप इननेट इम्यूनिटी कहते हैं इंग्लिश में, और उपार्जित प्रतिरक्षा को आप इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं आप ध्यान से सुनिए कि जो ये प्रतिरक्षा या जो इम्यूनिटी है ये दो प्रकार की होती है, मोस्टली दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार आता है उसका नाम है सहज प्रतिरक्षा। इंग्लिश में इसे इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। और जो दूसरी प्रतिरक्षा आती है उसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में, उपार्जित प्रतिरक्षा। अब देखिए इनके ऊपर चर्चा करते हैं। जो सहज प्रतिरक्षा है, मैं अलग पेन से बताऊंगा आपको। जो सहज प्रतिरक्षा है ये माता पिता से संततियों में आती है, यानी पेरेंट्स से उनके बच्चों में आती है। ठीक है, तो पहला बिंदु याद रखना है कि जो यह सहज प्रतिरक्षा, जो यह इननेट इम्यूनिटी है, ये माता पिता से बच्चों में आती है। जबकि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इनको हम जन्म के बाद टीकों से या संक्रमण से ग्रहण करते हैं। जबकि ये तो जन्म से मिल रही है, इसको जन्म के बाद अर्जित किया जाता है, बाद में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? टीकों से या किसी के संक्रमण से। देखिए पहला बिंदु कि जो सहज प्रतिरक्षा है ये माता व पिता से संततियों में आती है। मैं पहले सहज प्रतिरक्षा की बात कर रहा हूं। माता पिता से संततियों में आती है, पहला बिंदु ये याद रखना। ठीक है, पहला बिंदु। दूसरा, इस प्रतिरक्षा के अन्य नाम है। पहला इसका नाम है, इसे आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जन्म से मिल रही है इसलिए जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसी के नाम है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके नाम है। सहज प्रतिरक्षा कहो, चाहे इननेट प्रतिरक्षा, इननेट इम्यूनिटी कहो, चाहे इसे आनुवांशिक प्रतिरक्षा कहो, चाहे इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहो, चाहे आप इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहो, या आप चाहे इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहो, सारे के सारे नाम इसी के सहज प्रतिरक्षा के। ठीक है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा जो मैंने आपके सामने नाम लिखा है, ये इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रतिरक्षा होती है सहज प्रतिरक्षा, ये विशिष्ट रोग कारक के प्रति एक विशिष्ट अनुक्रिया नहीं दर्शाती है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाए। जो सहज प्रतिरक्षा है इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विशिष्ट रोग जनक के प्रति कोई विशिष्ट अनुक्रिया नहीं दर्शाती है। जबकि हम उपार्जित में पढ़ेंगे उसको विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर बीसीजी का टीका ले लिया, जो बीसीजी का टीका किसका होता है भाई? बीसीजी का टीका टीबी के लिए लगवाते हैं, तो वो जब भी भविष्य में आपको टीबी होगी तो वो उसी के प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, वो उसी के प्रतिक्रिया करेगा। जबकि ऐसा इसमें नहीं है, ये तो एक जनरल टाइप की इम्यूनिटी है। कौन? सहज प्रतिरक्षा। तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो, इसे जनरल टाइप इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसे जनरल टाइप इम्यूनिटी भी कहते हैं। सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा है जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। ठीक है, तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है कि सहज प्रतिरक्षा है, इस सहज प्रतिरक्षा को हम माता पिता से संततियों में आती है, मतलब पेरेंट्स से आपके अंदर आई है। इसे आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे विशिष्ट नहीं, इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं, क्योंकि यह विशिष्ट रोग जनक के प्रति कोई विशिष्ट अनुक्रिया नहीं दर्शाती है।
जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा में आप एक विशिष्ट रोग के प्रति उसका टीका ले रहे हो। जैसे आप टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लेते हो, तो वो जब भी आपके जिंदगी में भविष्य में जब भी आपके जीवन काल में वो रोग होगा टीबी, तो वो उसी के प्रतिक्रिया करेगा। कौन? बीसीजी का टीका। तो ये तो विशिष्ट रोगजनक के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया दर्शाती है। कौन? उपार्जित। जबकि सहज विशिष्ट रोगजनक के प्रति कोई विशिष्ट अनुक्रिया नहीं दर्शाएगी, इस वजह से इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। इसे जनरल टाइप इम्यूनिटी भी कहते हैं। सामान्य प्रकार की प्रतिरक्षा है जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, आप सबके अंदर पाई जाती है। फिर आपके दिमाग के अंदर प्रश्न आएगा कि जो सहज प्रतिरक्षा है इसे हम बाहर से ले सकते हैं क्या? तो इसे बाहर से नहीं ले सकते हैं। आप सोच रहे हो कि संक्रमण से या टीके से ले सकते हैं इसे, तो आप याद रखना, सहज प्रतिरक्षा या जो इननेट इम्यूनिटी होती है इसे संक्रमण से नहीं ले सकते। दूसरा, इसे टीकों से भी नहीं ले सकते। ठीक है, वैक्सीन से भी आप नहीं ले सकते। समझ में आ रहा है? ये सहज प्रतिरक्षा में याद रखना आपको। और क्या याद रखना सहज प्रतिरक्षा में? तो थोड़ा सा मैं यार रफ करके बताऊं। देखिए, जो सहज प्रतिरक्षा है इसमें हमारे शरीर के कुछ अंग होते हैं जो अवरोध का कार्य करते हैं, बैरियर्स का कार्य करते हैं, जो इस हमारे शरीर के अंदर रोगाणु के प्रवेश को रोकते हैं। ठीक है, अगर प्रवेश भी कर जाए रोगाणु तो उनके बीच में कोई विशिष्ट क्रिया करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। तो जो सहज प्रतिरक्षा है, उस सहज प्रतिरक्षा में हमारे शरीर के कुछ अवरोध भी आते हैं। देखिए, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। सहज प्रतिरक्षा के अवरोध, बैरियर्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। अवरोध, सहज प्रतिरक्षा में 4 अवरोध होते हैं। पहला होता है शारीरिक अवरोध, शारीरिक अवरोध। देखो, वैसे तो मैं आज इनके नाम ही बता रहा हूं, इनके ऊपर हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक होता है शारीरिक अवरोध, एक होता है कार्यकीय अवरोध, कार्यकीय अवरोध, एक होता है कोशिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध, और एक अवरोध आता है साइटोकाइन, साइटोकाइन रोध। साइटोकाइनिन मत लिख देना, साइटोकाइनिन भाई साहब एक पादप हार्मोन है। तो ये हमारे शरीर के अंदर कुछ अवरोध होते हैं जो रोगाणु के प्रवेश को रोकते हैं। शारीरिक अवरोध, इसमें हम पढ़ेंगे, एक तो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो, और एक म्यूकस जो श्लेष्म में होता है वो आएंगे। कार्यकीय अवरोध में हम मोस्टली बात करेंगे, देखो एक तो जैसे बुखार है उनके बारे में, पीएच के बारे में बात करेंगे, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन अवरोध। ये सारे के सारे बैरियर्स हमारे शरीर के अंदर सहज प्रतिरक्षा के प्रवेश को रोकते हैं, सॉरी, रोगाणुओं के प्रवेश को रोकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सहज प्रतिरक्षा में इतनी बातें याद रखनी है। अब हम बात करें दूसरा प्रकार जिसको आप कहते हो उपार्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसमें आपको क्या क्या याद रखना है? तो देखिए, सबसे पहले आपने सहज में पढ़ा कि जो सहज प्रतिरक्षा है वो माता पिता से संततियों में आती है। ठीक है, लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा में ऐसा नहीं होता है। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उपार्जित प्रतिरक्षा, ये जन्म के बाद संक्रमण या टीकों से ली जाती है। ठीक है, पहला बिंदु ये याद रखना। इनको जो सहज उपार्जित प्रतिरक्षा है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको कोई जीव है ना, उनके जन्म के बाद उसको वातावरण से ग्रहण करेगा, या तो संक्रमण से करेगा, किसी का इन्फेक्शन से, या वैक्सीन लगाकर। फिर बात करती हैं उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है। इनको आप विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। जबकि सहज को आप क्या कह रहे थे? अविशिष्ट प्रतिरक्षा। इसको विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रतिरक्षा विशिष्ट रोगजनक के प्रति
विशिष्ट अनुक्रिया दर्शाएगी। जैसे आपने बीसीजी का टीका लिया बचपन में, तो वो आपको भविष्य में जब भी आपको टीबी होगा तो उसी के प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, कोरोना वायरस था तो कोरोना वायरस का टीका ले लिया हमने, तो भविष्य में जब भी हमें कोरोना वायरस होगा तो वो टीका उसी के ऊपर कार्य करेगा। तो ये एक विशिष्ट रोग जनक के प्रति विशिष्ट अनुक्रिया करता है, इसलिए इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा करते हैं। फिर इसमें बात आती है कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, इसमें कुछ विशेषता होती है इसकी। पहली विशेषता होती है, जैसे इसमें होती पहली विशेषता होती है प्रतिजनी विशिष्टता। प्रतिजनी विशिष्टता। दूसरी इसकी विशेषता होती है प्रतिरक्षात्मक स्मृति, मेमोरी। प्रतिरक्षात्मक स्मृति, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी आती है इसकी विशेषता दीर्घकालिकता, लंबे समय तक बनी रहेगी ये। और चौथी इसकी विशेषता आती है कि बाह्य कोशिका, बाह्य व स्वयं यानी खुद की कोशिका, बाह्य व स्वयं की कोशिकाओं में विभेद करना। खुद की कोशिका कौन सी है और बाहर की कोशिका कौन सी है, उन दोनों के बीच में अंतर करना, ये इसकी विशेषता है। फिर हम एक बात कर रहे हैं कि जो ये उपार्जित प्रतिरक्षा होती है हमारे शरीर की तृतीय सुरक्षा पंक्ति बनाती है। तृतीय सुरक्षा पंक्ति बनाती है, थर्ड डिफेंस लाइन जिसे आप इंग्लिश में कहते हो। ठीक है, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो हमारे शरीर की तृतीय सुरक्षा पंक्ति बनाती है, जिसे आप इंग्लिश में थर्ड डिफेंस लाइन करते हैं। तो आज की क्लास में हमने थोड़ी सी परिचय पढ़ा प्रतिरक्षा का, और थोड़ी सी बात की थी हम प्रतिरक्षा के प्रकार के ऊपर। तो देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिपीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके डिटेल में वीडियो बनाएंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो प्रतिरक्षा है यह शरीर के अंदर एक सिस्टम है जो रोगों से लड़ता है और उन रोगों के प्रभाव से हमारे शरीर को बचाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि जो इम्यूनिटी है वो एक लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था जिसका नाम था इम्यून्स। उस इम्यून से बना है इम्यूनिटी, और इम्यून्स का अर्थ होता है स्वतंत्र करना। एक शब्द आता है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मतलब ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप इम्यून सिस्टम का अध्ययन करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करेंगे, उसे आप इम्यूनोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे कहा जाता है, वो है एमिल वॉन बेरिंग को। फिर हमने कहा कि जो प्रतिरक्षा है वो दो प्रकार की होती है, एक सहज प्रतिरक्षा और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा जिसे आप इंग्लिश में इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा जिसे आप इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज प्रतिरक्षा में हमने कहा कि ये जो प्रतिरक्षा होती है माता पिता से बच्चों में आती है। ठीक है, जन्मजात होती है, मतलब जन्म से आप इसको लेकर पैदा हुए थे, आपके जन्म के साथ आई थी यह। ठीक है, माता पिता से आपके अंदर। इसे आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, इसे जनरल टाइप इम्यूनिटी भी कहते हैं, इसे इनेट इम्यूनिटी भी कहते हैं। फिर हमने कहा कि जो ये सहज प्रतिरक्षा है ये विशिष्ट रोग के प्रति हमें हमारे शरीर के अंदर कोई रोगाणु प्रवेश कर रहा है तो उसके प्रति अनुक्रिया करती है, या हमारे शरीर के कुछ एक अंग होते हैं जो अवरोध का कार्य करते हैं। ये चार अवरोध हमने बताए थे, शारीरिक अवरोध, कारिकीय अवरोध, कोशिकीय अवरोध और साइटोकाइन। फिर हमने बात की थी उपार्जित प्रतिरक्षा, इसे आप इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये आप जन्म के बाद लोगे। ठीक है, किसी के संक्रमण से या टीके से ली जाती है, मतलब इसे जन्म के बाद जीव अर्जित करता है। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा है ये हमारे शरीर की तृतीय सुरक्षा पंक्ति बनाती है, थर्ड डिफेंस लाइन बनाती है। और इस उपार्जित प्रतिरक्षा की विशेषता की बात करें तो इसमें प्रतिजनी विशेषता होती है, कहां पर एंटीजन आकर जुड़ेगा, ये इसकी विशेषता है। मेमोरी होती है याद करने की, जब भी वो भविष्य में होगा तो उसको फटाफट याद करने की मेमोरी होती है। दीर्घकालिकता, लॉन्ग टाइम तक बनी रहेगी। खुद की कोशिका और बाहर की कोशिकाओं के बीच में विभेद करेगी, और अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए दूसरे की कोशिका या जो बाहर से कोशिका आ रही है उसको नष्ट कर देती है। इसलिए ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, अपना व पराया सिद्धांत। अपना डैश पराया सिद्धांत, याद रखना, अपना और पराया सिद्धांत।
अपना अच्छा लगता है, पराया बुरा लगता है, उस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में सहज प्रतिरक्षा के अवरोधों के साथ।